नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और आज हमारे साथ हैं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की पहली और एकमात्र रुद्र वीणा महिला वादक ज्योति हेगड़े जी, जो कि कर्नाटका से हैं और पूरे देश में घूम घूम के रुद्र वीणा के बारे में बता रही हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक कर रही हैं। रुद्र वीणा बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है और रांची आई हैं, रांची नहीं बल्कि झारखंड के कई शहरों में स्पीक मैके के कार्यक्रम के लिए आई हैं और कई शिक्षण संस्थानों में इन्होंने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। खुद हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका मैडम। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने झारखंड में, रांची में, जमशेदपुर में और कई जगहों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बच्चों के सामने, स्कूली बच्चों के सामने, XLRI में किया। कैसी प्रतिक्रिया मिली बच्चों की, युवाओं की, खासकर रुद्र वीणा के प्रति, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं है। जी नहीं, कहीं नहीं, बहुत लोगों को मतलब पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। सभी उसको क्यूरियोसिटी से ही देखते हैं। लेकिन यहाँ मेरा जो अभी ये सर्क्यूट था स्पीक मैके ने किया था, बहुत ही अच्छा रहा। ताकि मुझको इच्छा थी कि हर एक स्कूल में संगीत हो, लेकिन यहाँ के बहुत सारे स्कूल में म्यूज़िक है, वो देख के मुझको अच्छा लगा और बहुत क्यूरियोसिटी दिखाई बच्चों ने। ताकि छोटे बच्चों से इसका प्रचार प्रसार हो जाता है ना, आगे आने वाले जनरेशन में इसका पास आउट हो जाता है। जैसे हमने इसको अभी तक यहाँ से लेके आए, यहाँ तक लेके आए गुरु से, तो हमारे बाद में हमको किसी तरह बच्चों को देंगे तो आगे लेके चले जाएंगे, बड़ों को देंगे तो वो अभी इस उम्र में क्या करेंगे, ऐसे सोच के उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे तो बाद में छोड़ देंगे। लेकिन बच्चे नहीं, उनमें से 100 में से एक तो निकल आएगा, ये कोशिश हमारी है। तो इसीलिए मुझको ये जो भी यहाँ स्पीक मैके के थ्रू मैंने यहाँ बजाया स्कूलों में, या उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, बहुत बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। रुद्र वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जैसा कि आपने भी बताया। तो आपकी जो इसकी यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, और रुद्र वीणा के बारे में हम चाहेंगे दर्शकों को आप कुछ बताएं। रुद्र वीणा जर्नी तो मेरा 16 साल की उम्र से शुरू हुई है। तो उस समय में जब मैं भी कॉलेज में गई थी तो वहाँ एक सब्जेक्ट था म्यूज़िक की, वो उसको जो सिखाने वाले मेरे गुरुजी थे, वो रुद्र वीणा के मेरे पहले गुरुजी डॉक्टर बिंदु माधव पाठक जी रहे। तो वो खुद वहाँ रुद्र वीणा बजाते थे, उनको रुद्र वीणा बजाते हुए मैंने देखा। मैंने सितार सब्जेक्ट के तौर पे लिया था, लेकिन उनको जब मैंने रुद्र वीणा बजाते हुए देखा तो उनके पीछे पड़ गई, मुझे सीखना है। तो उन्होंने 1 साल तक मुझको सिखाया नहीं, बाद में मतलब मन उनका पिघल गया, उन्होंने सिखाया मुझको। तो उसी का भी मैं आज उन्हीं की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पहले उन्होंने बताया कि नहीं, आप लेडी इसको कर नहीं पाओगे, और कर भी लिया तो शादी के बाद तो इसको छोड़ ही देंगे, बच्चे हो जाएंगे, संसार गृहस्थी में आप इसको निभा नहीं पाओगे, तो फिर इतना मेरा मेहनत भी बेकार चला जाएगा। लेकिन मेरा इतना इरादा पक्का था कि शादी के बाद भी मैं बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, सारा फैमिली अच्छे हैं और सभी का सपोर्ट है। अभी मेरा बेटा, बहू, मेरे पोते हैं, पोता पोतियाँ सब है, मेरे सभी का सपोर्ट मिलता है। अभी मैं घर में बहुत सारे लोगों को मैं मिस करती हूँ। कभी वो आते हैं तो मैं घर में रहती ही नहीं हूँ, कभी कॉन्सर्ट के लिए चली जाती हूँ बहुत दिन के लिए, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट कभी ना नहीं आता है। तो ये सब मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैं इसके थ्रू, मतलब इन लोगों के सपोर्ट से मैं उसका प्रचार प्रसार करने का एक इनडायरेक्ट उन लोगों का भी हाथ है, ऐसे समझती हूँ। बिल्कुल। एक भ्रांति मानी जाती थी रुद्र वीणा के बारे में कि एक तो आपने सही कहा कि क्योंकि ये बहुत कठिन वाद्य है और भारी भी है, 6-7 किलो वजन इसका रहता है और इसको लेके बजाना मुश्किल होता है। और एक ये भी है कि महिलाएं अगर इसको बजाएं तो संतान नहीं होती, लेकिन ये मिथ्या, तो इस मिथक को तो आपने तोड़ दिया, आपने खुद ही बताया। जी जी जी, ये मिथ्या ही है। वहाँ लिखा था उस जमाने में, किस लिए लिखा था अभी हमको अभी भी अंदाज नहीं हो रहा है। चाहे शायद इसका तो ज़्यादातर मुग़लों के ज़माने में प्रचार में, मतलब महफिल में आया रुद्र वीणा। उस समय मुग़लों की जो औरतें होती थी, ये बाहर निकल के उसको बजाना या इसको छूना उनके लिए थोड़ा मना था, इसीलिए शायद ये इसका इन्होंने थोड़ा दूरी कर दिया, कुछ भ्रम फैला के लोगों में, ऐसे दूर कर दिए भी होंगे, ऐसा हमको अभी अंदाज़ लगाना पड़ता है, वरना ऐसे कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली हम सब इसको बजा के ही खुश हैं बस।
आपके जो शिष्य हैं या शिष्या हैं, इसमें महिलाएं कितनी हैं? मेरे साथ ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। मेरे अभी 17 स्टूडेंट्स मेरे साथ सीख रहे हैं मेरे पास। उनमें से लगभग 7 लड़के हैं, बाकी सब 10 लड़कियां ही मुझसे सीख रहे हैं रुद्रवीणा, और बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। उनमें से कुछ तो अभी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी रेडी हो गए हैं। रुद्रवीणा के बारे में मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं कि कितना प्राचीन वाद्य है और क्या इसकी खासियत है, क्योंकि एक तो देखने में बहुत आकर्षक लगता है और इसको हम लोग कहा जाता है कि रावण भी रुद्रवीणा बजाते थे। जी जी, रावण तो इतने बजाते थे, उनके लिए तो बहुत मतलब नाम बहुत कम आता है उनके। शिवजी ने इसका आविष्कार किया हुआ आता है, लेकिन शिवजी को अगर प्रसन्न करने के लिए रावण जी ने बहुत कोशिश करी थी हर तरीके से, लेकिन शिवजी का प्रसन्नता उनको मिला नहीं था। तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि शिवजी को रुद्रवीणा पसंद है, तो उसको बजा के शिवजी को प्रसन्न करवा लिया था रावण जी ने, ऐसा भी माना जाता है। मतलब कितना पावरफुल है ये वाद्य का एक इतिहास, ये हमको अभी सुनने को मिलता है। होता भी होगा, ऐसे ही होता होगा। और रुद्रवीणा की कहानी है कि इसका आविष्कार शिवजी ने किया है, ऐसा इतिहास में है, लेकिन कहीं सबूत अभी उसका तो शिवजी के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मान्यता है। हाँ, मान्यता है, ये ऐसे कहानी है। लेकिन बाद में अभी जो रुद्रवीणा है वो सभी तंतु वाद्यों में पितामह, मतलब उसको किंग ऑफ द वीणा बोला जाता है ना। तो इसका कोई सबूत है क्या, बहुत लोग पूछते हैं। तो ऐसे कहीं लिखा हुआ तो 1000 होगा भी नहीं भी, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन भरोसा हम इस पर कर सकते हैं कि यहाँ अभी जब पुराने हम लोग मंदिरों में ऐसे मूर्तियों को देखते हैं ना, उनके लड़कियों के हाथ में ज़्यादातर इसको रुद्रवीणा को देखा जाए, वहाँ पत्थरों में किया गया है। तो ये कितना पुराना, बहुत हज़ारों साल पहले किया हुआ सब है। तो ये हमको मतलब ये सबूत है ना, यही सबूत है। उस ज़माने वीणा ही था, और कौन सा ही वाद्य आपको नहीं दिखाई देगा पत्थरों में। बहुत मतलब आजकल के पत्थरों में वो करेंगे, लेकिन पुराना इतना प्राचीन में सिर्फ रुद्रवीणा ही दिखेगा आपको। उसका लेकिन तार, उसका शेप हल्का सा चेंज था, ज़्यादा उसका ये नहीं था, लेकिन वो भी कंधे पे लेकर के बजाते थे। उसमें 4 तार का या 3 तार का ऐसे इस्तेमाल होता था, उसमें हल्का सा चेंजेस हुआ है, लेकिन बाकी रुद्रवीणा अभी कितने तारों का इस्तेमाल कर रही हैं आप? अभी हम लोग 7 तार उसमें लगा लेते हैं। वैसे वो काफ़ी है उसमें उतना बजाने के लिए। उससे ज़्यादा हम उसको करेंगे तो फिर वो अलग सा वीणा बन जाएगा। बात यह है कि वो रुद्रवीणा नहीं रहेगा। जो ओरिजिनल रुद्रवीणा है उसको कंधे पे लेकर के ही बजाया जाता है। 7 तार अभी हमने लगाया है, और तार भी बहुत मोटे मोटे होते हैं उसके, और उसको कंधे पे लगा करके जो हम कान लगा के बजाते हैं तो वो एक नाद योग माना जाता है। ऐसे उसका एक परंपरा भी है वीणा का, रुद्रवीणा का। वो ओरिजिनल एक साइंस भी है, साधु संतों ने उसको अपनाया ताकि वो एक नाद योग है, ऐसे माना जाता है। वैसे भी संगीत को नाद और ब्रह्मनाद माना जाता है, योग माना जाता है, ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। अगर जिस तरह से आप बता रही हैं, और आपने भी देखा है, कई आप बता रहे हैं कि छात्र, आपके जो शिष्य हैं उसमें छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, कितना इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। आप पूरे देश में घूमती हैं रुद्रवीणा को लेकर, क्योंकि अभी भी ये बहुत लोकप्रिय वाद्य नहीं और कठिन, एक तो तत्वाद्य यानी तार वाले वाद्य ऐसे भी कठिन माने जाते हैं, लेकिन रुद्रवीणा उनमें, और भी आप खुद ही बता रही कि पितामह, किंग ऑफ द जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तार वाले स्ट्रिंग्स के। तो अभी कितना आकर्षण इसके प्रति बढ़ रहा है युवाओं में? अभी भी बहुत कम बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन बढ़ रहा है। बहुत हल्का सा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग उसको बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, सीखने के लिए बहुत 100 लोग आते हैं, उसमें ठीक पाते हैं बहुत कम लोग। 100 में से 4 लोग ठीक पाते हैं, ताकि सीखने आते हैं पर वो भारी पड़ जाता है उनको, या उसको बनवाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है, उसको बनाने वाले कारीगर बहुत कम है। कारीगरों को हमने तैयार किया है, तो उनका मोनोपोली है, या
उससे भी ज़्यादा मैं कहती हूँ उनका भी कुछ प्रॉब्लम है, ताकि उनको ऑर्डर बहुत कम आता है। और एक वीणा बनाने में वो कारीगर बोलता है दीदी आपका एक वीणा बनाने के टाइम में मैं 10 सितार बना लेता हूँ, ऐसा बोलता है। मतलब इतना झंझट का काम है, उसको बहुत एक माइक्रो इससे उसको सेट करना पड़ता है, उसका पर्दे सब कुछ हर चीज़, ताकि वो तब जाके तो ऐसे साँचे में पट 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 नहीं बन सकता है। तो इसीलिए उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसके हिसाब से उनका डेली वेजेस और उसका उनका मेहनत हर चीज़ को उसका लेबर उनका लेना पड़ता है। नेचुरली उसका वो चार्ज ज़्यादा करेंगे। उसके हिसाब से अभी 70-80 हज़ार उसका वो चार्ज करें नॉर्मल रुद्रवीणा का। बाकी वो नक्शा वक्शा ज़्यादा कर दिया तो बहुत और भी बहुत लाख के ऊपर वो चार्जेस कर रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसके लिए भी मैं गुरु होकर के उनको कभी मदद करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी करनी पड़ती है, ताकि अरे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कहीं निकल न जाए, इसका प्रसार प्रसार में वो भी कमियां आ जाती हैं ना। तो हम गुरु खुद अच्छे स्टूडेंट्स को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको वीणा नहीं बनवा पाते। तो इसीलिए ये दिक्कतें मुझको खुद आता है, स्टूडेंट्स को खुद आता है। तो इसीलिए वो उनमें से किसको पॉसिबल हो गया खरीदना, बजाना, स्टेमिना, टोटली सब कुछ। और मैं भी कर्नाटका में रहती हूँ, मैंने अपना गुरुकुल खोल रखा है, वहाँ पर उनको सब इंतज़ाम रखा है, मतलब रहने की से खाने की पीने की हर चीज़ मैंने मुफ्त में दे रही हूँ। तो इसीलिए कुछ लोग रुके हुए हैं, वरना बाकी सब थोड़ा सा ना सीख पाते हैं, ना बना पाते हैं, इस वजह से वो पीछे हट गए हैं। ये आपने सही कहा। तो इसको दूर करने के लिए और क्या आप उम्मीद करती हैं, चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर किसी अन्य स्तर पर हो? नहीं, मैं कहती हूँ मेन प्रॉब्लम हमको ये हो रहा है, हमको बताया किसी ने, एक संस्था ने हमको बताया कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स सीखते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास 4-5 अभी उस समय था, अभी 10 साल पहले की बात है, 4-5 स्टूडेंट्स सीखते थे। तो उन्होंने पूछा 4-5 स्टूडेंट्स सीखते हैं, ताकि रुद्रवीणा में एक भी सीखना बहुत बड़ी बात है, मतलब स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं। तो वोकल में 100 लोग, हज़ारों लोग होते हैं एक गुरु को, लेकिन मेरे पास 4-5 सीख रहे। तो अब मैडम आप एक काम कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अपना भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उनको दिलवा दीजिए, वो आराम से सीख पाएंगे। मुझको भी हाँ अच्छा लगा, तो फिर मैं उसके पीछे भागी। स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं, उनको भी चाहिए ना, मतलब उनको मेरे यहाँ आने के लिए खर्चा होता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तंतुवाद्य मतलब ऐसा नहीं कि उसको बार बार रिपेयर करवाना, बहुत कुछ काम आता है, वो हज़ारों रुपया लेता है। तो इसके लिए उनको स्कॉलरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको उनको दिलवाने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन स्कॉलरशिप ऐसे रखा है गवर्नमेंट ने कि मुझे तरस आता है कि उस फॉर्मेट में ऐसा लिखा है कि एक स्टूडेंट उसको अगर मेरे पास 2-3 साल से सीख रही है, समझ लीजिए उसने ही अप्लाई किया, मैंने कभी तुरंत नहीं अप्लाई करने को बोलती हूँ जी, उतने जो 2-3 साल से सीख रही है, ठीक ही हुई है, मतलब मुझको अभी लगता है कि ये ठीक पाएगी, बजा पाएगी, उन्हीं को ही बोलती हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर दिया तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने 3 साल का परफॉर्मेंस दिया हुआ रिपोर्ट भेजिए। वो अभी सीख रही है, क्या परफॉर्मेंस देगी? बिल्कुल। मुझे इस पर हंसी भी आती है, और किसने बनाया यह रूल? तो हमने उनको पूछा, नहीं हमारा मैडम ऐसा ही है, आपको परफॉर्मेंस का कुछ सबूत देना पड़ेगा। वो सीखेगी तब परफॉर्मेंस देख पाएगी। या एक अलग बात हो गया कि बच्चे पहला पैदा करो बाद में शादी करवा देंगे, ये बात बहुत ख़राब है। तो ये किसने रूल बनाए? ये हमारा मतलब गलत जाता है सिस्टम। हाँ, तो इनको कैसे मिल ही नहीं पाएगा। तो लेकिन मिल रहा है बहुत लोगों को स्कॉलरशिप, तो वो भी मैंने देखा, तो कैसे मिल रहा है? तो वहाँ कहीं उनको बिठा के, वो बजा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं बिठा के एक ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि वो उन्होंने शो किया है। तो ये मतलब उचित नहीं है, ऐसे हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन जो कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। बच्चे पढ़ रही है, मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट्स है, तो उनको ज़रूरत है स्कॉलरशिप, जो जेन्युइन है और जो इसके वाकई हकदार हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा। ये सिस्टम का खेल है और ये अक्सर ऐसा होता ही है। चलिए एक बात करते हैं अब
जो अभी जो संगीत की स्थिति है, चाहे फिल्मी संगीत बोलें या लोक संगीत बोलें या अभी डिजिटल म्यूज़िक आ गया है, अब तो OTT में भी लोग गा रहे हैं और अपना YouTube चैनल में भी गा रहे हैं, इसको आप संगीत के लिए कैसा मानती है वर्तमान परिस्थिति में? नहीं, जो हर चीज़ एक संगीत ही है, हम लोग उसका रूप अलग अलग है। अभी हम शास्त्रीय संगीत, वो लाइट है, गज़ल है, हर चीज़ फ्यूज़न, सभी को हम मानते हैं, अपडेट होना बहुत उचित है। लेकिन हमारा परंपरा जो शास्त्रीय संगीत का है वो बहुत रिच है। उसको जब हम लोग उसको ही पेश करें तो उसको हम लोग, अगर ऑडियंस शास्त्रीय संगीत के लिए बैठे हुए हैं तो उनको शास्त्रीय संगीत ही देना उचित है, मैं ये मानती हूँ। ताकि उनको वहाँ रुचि पैदा करने के लिए हम उस नीचे तौर पे नहीं उतरना है, लोगों को पहुंचाने के लिए। अब मैं रुद्रवीणा में भी बहुत सारे से फ्यूजन ज़्यादातर बजाने लगी तो वो उसी का ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो उसका ओरिजिनलिटी है उसको दिखा के, उनमें से भी ऐसा होता है कि कुछ ऑडियंस ओरिजिनल सुनना पसंद करते हैं, तो उनको रुचि पैदा करना हमारा ड्यूटी बनता है। हमको ऑडियंस के लेवल पे नहीं उतरना है, ऑडियंस को हमारे लेवल पे लाना बहुत उचित है, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल सही कर रही हैं आप। जो शास्त्रीयता है उसको तो बरकरार रखना ही चाहिए, लेकिन अभी जो तकनीक जो इतना हो गया है, पहले लोग मोबाइल से ही अब सारा कुछ हो रहा है, अब जो म्यूज़िक जो है वो ट्रैक पर आ रहे हैं, उसमें चेंजिंग भी हो रही है, यहाँ तक कि आवाज़ में भी मॉड्यूलेशन किया जा रहा है, इसको आप संगीत के लिए कैसा मानती है? कहीं हद तक वो बहुत अच्छा भी है, ना भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। अभी हम लोग कभी कभी ओरिजिनल फिल्मी सॉन्ग ही सुनते हैं ना, उसमें जहाँ पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए वो ओरिजिनल वायलिन कुछ उसके लिए यूज़ किया जाता था, वो बहुत अच्छे थे। मतलब आजकल वो डिजिटल हो गया है सब चीज़, तो वो ओरिजिनल वाली बात इसमें नहीं दिखाई देता है, वही फ़र्क आ जाता है हर चीज़ में। जो ओरिजिनल होता है उसका रिचनेस अलग होता है, और ये जो डिजिटल है वो अपना ही एक लेवल देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पीक मैक है जिसके कार्यक्रम के लिए आप आई हैं, अभी पूरे देश में और पूरी दुनिया में भारतीय संगीत और संस्कृति को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम को आप किस रूप से देखती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। असल में मैंने अभी बहुत देर से मेरा एंट्री हुआ है स्पीक मैके में, बहुत साल से। मुझे बहुत अच्छा लगा स्पीक मैके में आकर के। कब होना होता है तभी होता है, ऐसे समझ लेती हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैं आ गई स्पीक मैके में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस होता है कि ये स्पीक मैके ऐसा प्रचार प्रसार कर रहा है, ताकि ये बच्चों तक की पहुँचा रहा है, डायरेक्ट कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई पब्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं कि कहाँ शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। शो तो होता रहेगा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार वहीं से होना बहुत अच्छा उचित माना जाता है। और हम जैसे कलाकार, मतलब जो जानते हैं जेन्युइन उस विद्या को, उन्हीं से उन तक पहुंचा रहा है। ये हाँ सीधा पहुंचा रहा है, ऐसे नहीं कि किसी को आके बिठा दिया पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत, मुझको बहुत बहुत खुशी मिली उससे। कार्यक्रम के दौरान आपने बताया कि बच्चे आपसे बहुत सवाल पूछते थे, तो उनके सवालों में आपको कितना वजन नज़र आया? नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने लेवल से पूछा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा पूछा। मतलब उनके लेवल से, उनके दिमाग में जितना जाता है उसके हिसाब से ही उन्होंने पूछा, अच्छा पूछा। मतलब एक रुचि आपको जी जी, रुचि, हाँ, क्यूरियोसिटी था उनमें कि ये रुद्रवीणा का एक एक मेज़रमेंट लेकर के मैं जब बोल रही थी, तो हम अगर बड़े मेज़रमेंट से बनता है रुद्रवीणा। एक बच्चे ने तो पूछा कि, मैंने बोला उनके उनके मेज़रमेंट से बनता है रुद्रवीणा, जैसे शर्ट हर एक की बनती है उसी तरह हर एक रुद्रवीणा मेरा दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह रुद्रवीणा की अपना अपना एक मेज़रमेंट होता है, जो बजाने वाला होता है उसको देख करके बनाया जाता है। ये मैंने जब बात बताई स्टेज पे, तो एक छोटे बच्चे ने पूछा कि अगर मैं बड़ा हो जाऊँ तो, अभी सीखने लग जाऊँगा, बड़ा हो जाए तो क्या मुझको वीणा बदलनी पड़ेगी? मतलब सोच उसकी कितनी जल्दी पहुँच गया। ये होता है बच्चों में, मतलब उनको हम देंगे तब वो सोचने लगेंगे। बहुत, मुझको बहुत खुशी मिली उसको, उसके प्रश्न से। मतलब ये बहुत करेक्ट प्रश्न है। ऐसा भी होता है छोटे बच्चों के लिए, उसका मेजरमेंट उस समय क्या है उसी वैसे ही बनाना पड़ेगा, और थोड़ा उसका ग्रोथ वो चल जाता है। जब उसका ग्रोथ एक लेवल पे आ जाएगी तो तब और एक बनाना पड़ता है।
चलिए ये ऐसे सवाल आए बहुत अच्छे अच्छे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम युवाओं को या फिर अपने हमारे दर्शकों को? वैसा संदेश तो मेरा यही है कि मैं रुद्रवीणा की प्रचार प्रसार करने जा रही हूँ, और मेनली संगीत, रुद्रवीणा के साथ साथ संगीत का भी प्रचार प्रसार तो होता ही रहा है, लेकिन मेरा यही था तड़प कि एक एक स्कूल में भी अगर म्यूज़िक आ जाए तो बच्चे चुनेंगे आगे जाके कि आगे जाके मैं कौन सा ले लूँ, या इंस्ट्रूमेंट करूँ या वोकल करूँ, तबला करूँ। ये अपना एक हर एक में एक एक कला होती है, वो उभर के आने के लिए उनको एक दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ है दुनिया में, वरना वो सिर्फ टीवी लगाएंगे, उसमें जो सारेगामापा आ रहा है वो उसी में लग जाएंगे। मतलब सारेगामापा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको पब्लिसिटी के एक पीछे भागने लग जाते हैं। उनको पता नहीं कि क्या खाना है अभी इस उम्र में, तो क्या मैं डाइजेस्ट कर पाऊँगा इसका, लेकिन हमको उनको देना पड़ता है कि परोसना पड़ता है, बच्चे ये चीज़ है आप दुनिया में करने के लिए, तो आपको इसमें कौन सी रुचि लगती है। तो बच्चे हर चीज़ देखेंगे ज़रूर, बाद में उनको एक लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा सा माइंड मैच्योर होगा तो तुरंत वो पहचानने लगेंगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लगने लगा, उस लाइन पे ज़रूर जाएंगे। तो इस तरह से सितार संगीत का बहुत प्रचार प्रसार होगा, या हर एक कला का प्रचार प्रसार होगा। तो ये स्कूल में ज़रूर, अपने हर एक स्कूल में लाना मैं बहुत उचित समझती हूँ। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि आपने अभी बात की म्यूज़िक कंपटीशन की, जो चैनल्स में जितने लगभग हर चैनल में एक नए कोई म्यूज़िक कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो नाम कुछ भी हो, गुरुकुल भी एक नाम था। इससे एक बच्चों में संगीत को लेकर जो आपने कहा कि पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता के लिए, और छोटे बच्चे हैं अभी उन्हें जीत और हार से उतना जो उसका अंतर जो है वो समझ में नहीं आता है। हारने के बाद बच्चे जो हैं काफ़ी निराश भी हो जाते हैं और कई बार उनका करियर भी नहीं बन पाता, मतलब बनने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो ये जो म्यूज़िक कंपटीशन जो चल रहा है खासकर बच्चों को लेकर, कहीं लिटिल चैम्प है तो कहीं कुछ है, उसको उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है, ऐसा कोई बुरा तो नहीं लगता, लेकिन लेने वाले के ऊपर है। बच्चे के पेरेंट्स उनको ऐसे दिखाए कि आपके टैलेंट को वहाँ एक पेश करने की एक जगह है, ऐसे उनको मन में ले करके वो हाँ उनको रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे जाके बच्चों पर ये ऐसा फील नहीं होगा, अभी आपने बोला ना, तो उसको बाद में अगर हार भी गया तो भी नहीं, मतलब वो नहीं लगेगा मैंने पार्टिसिपेट की वहाँ पर, मैंने एक हिस्सा ली, तो ये उसको अच्छा लगेगा। वरना वही आपकी ज़िंदगी है, आप वहाँ जाके एक प्राइज़ लेके आओगे, या नहीं भी किया तो डांटना, ये बहुत उतना उचित नहीं है। मतलब पेरेंट्स उनको पहले ही समझना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए कि आप बेटा वहाँ जाओगे तो एक आप पे कला है, वो पेश करने के लिए जगह है, आप वहाँ चले जाइए। तो फिर अगर उसमें कुछ ज़्यादा कम हो गया तो निराश मत होना, ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, आप उसमें बहुत तरक्की कर सकते हो। ऐसे करके उनको पहले से ही तैयार करके ले चलेंगे ना, तो दोनों काम हो जाएगा और बच्चे पर भी उतना असर नहीं होगा। और ये अच्छी बात भी है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे एक स्फूर्ति मिलती है, ऐसा है। इसके प्रचार के लिए तो आप काफ़ी कुछ कर ही रही हैं, एक आपने अपना गुरुकुल भी जो खोला है, हम चाहेंगे उसके बारे में भी दर्शकों को आप बताएं। जी, मेरा कर्नाटका के धारवाड़ से 100 किलोमीटर दूरी पे सिरसी नाम का एक गांव है, बिल्कुल गांव है वो, मतलब विलेज है। उस गांव में मैंने एक गुरुकुल खोला है, वीणाग्राम करके। हमारा एक ट्रस्ट है, ये नाम हिमालयन यूनिवर्सल ट्रस्ट है। तो हिमालयन यूनिवर्सल ट्रस्ट के अंडर आता है ये वीणाग्राम, हमारा स्वामी रामा वीणाग्राम। तो उस वीणाग्राम में मैं हर चीज़ को सिखाने की एक ये रखा है, प्रोविज़न रखा है। वहाँ पर मैं मेरे तरफ से रुद्रवीणा, सितार वो सिखाती हूँ। बाकी अगर कोई भी वहाँ के कहीं से भी, देश के कोने कोने से भी बच्चे आते हैं, एब्रॉड से भी आते हैं, फॉरेन से आते हैं, सभी के लिए अगर वो चाहता है ध्रुपदी सीखें, वोकली सीखें, तबला सीखें, सरोद सीखें, कुछ भी सीखना है तो उनको हम लोग लेक्चरर को प्रोवाइड करने की एक रखा है। और मेरे गुरुकुल में अभी तक तो उतने बाहर से प्रचार प्रसार हुआ नहीं है, कोई बाहर से उतने नहीं आ रहे हैं, मतलब, लेकिन रुद्रवीणा सीखने बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत ही लोग आ रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब उन लोगों को इतना दे, लेकिन फिर भी मैं देती हूँ, जितना हो सकता है उनको दिया जाता है और अच्छे सीख रहे हैं। अभी बहुत साल से, मतलब ये 22 साल से मैं कर रही हूँ,
ये बात गुरुकुल हमारा चला रही हूँ और फ्री में मैं सिखा रही हूँ। वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल हम लोग रहने की व्यवस्था किया गया है, खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत सेफ़ है, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है, नेचर के साथ खेती बाड़ी और डेयरी गायों के ऐसे एक एरिया हमने बना रखी है। उसी में बहुत बच्चे ऐसे है ही नहीं, वीणा सीखने के लिए थोड़ा सा बड़े लोग ही आते हैं, बच्चे बहुत कम है उसमें। 13 साल की एक लड़की है छोटी, मतलब बाकी सब थोड़ा 18 ईयर्स के बाद की है, सब लड़कियां लड़के सब, तो सब बहुत पसंद करते हैं। वहाँ साथ साथ हमने योगा मेडिटेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है वीणा सीखने के लिए। इसका भी मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट उनको हम दे देते हैं, तो इसका चाहे कोई सीखना चाहता है ज़रूर फ़ायदा उठाए। हम उनको बोलते हैं कि आइए सीखिए हमारे तरफ से ऐसे। जी, हमने पर हमारे गुरुकुल के तरफ से, हमारे ट्रस्ट के तरफ से, हिमालयन यूनिवर्सल ट्रस्ट के तरफ से पूरा दुनिया में रुद्रवीणा की फेस्टिवल करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अभी उसकी शुरुआत फरवरी 2, 3, 4 इन दिनों में रुद्रवीणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं बेंगलुरु में। वहाँ से शुरुआत हो रही है, दुनिया के सारे रुद्रवीणा प्लेयर्स उसमें बजाएंगे। तो और उसके सेमिनार होगा, वर्कशॉप होगा उसके बारे में, और 2 दिन उसकी कॉन्सर्ट्स होगी। ऐसे हमने अभी पहले बार कर रहे हैं कर्नाटका के बेंगलुरु में। कितने कलाकारों के आने की इसमें उम्मीद है? कलाकार तो उसमें 10 कलाकार ऑलरेडी है उसमें, तो अभी और जुड़ जाएंगे तो उनको भी रखा है, लेकिन ये 3 दिन के लिए ज़रूर हो रहा है हमारा। तो इसको पूरा दुनिया में हम लोग करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ उस देश में करना चाहते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है कि वीणा की प्रचार प्रसार की एक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी ज्योति हेगड़े जी, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, रुद्रवीणा से लेकर वर्तमान संगीत में और क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि सिस्टम की खामियों के बारे में भी बात की है। और अभी भी इनका अभियान जो है वो जारी है, और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रुद्रवीणा के बारे में लोगों को जागरूक करना इनका उद्देश्य है। सहयोगी शुभम किशोर के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।